Hello everyone, this is Richa Sharma. Welcome to EduGrown. Today I am going to teach you class 10th economic chapter number 3rd, that is money and credit. Okay, in this video we will learn about the money and credit. So let's begin the video. जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इकोनॉमिक का चैप्टर नंबर 3rd, दैट इज मनी एंड क्रेडिट, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ. ओके, सो देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर. जैसे कि आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट. ओके, तो जो चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट, वो हमारे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. फर्स्ट वर्ड इज मनी, सेकेंड वर्ड इज क्रेडिट. ओके, नाउ यहाँ हम देखेंगे मनी का मीनिंग क्या होता है एंड देन क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है. ओके, एज यू नो दैट मनी का मीनिंग क्या होता है, आपका पैसा या फिर कोई भी वो चीज जिसके थ्रू, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या कर सके, गुड या सर्विस को एक्सचेंज कर सके. इसका सिंपल मीनिंग मैं बोलूं कि आप मनी दे, मनी के बदले आप क्या कर सके, या तो सामने वाले से प्रोडक्ट ले सके या फिर कुछ भी सर्विस उससे ले सके. समझ में आया आपको? नाउ अब हम हमारे प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर आते हैं. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, यहाँ मनी को क्या बोला जा रहा है, यहाँ मनी को एक तरह का मीडियम बोला जा रहा है. किस चीज का मीडियम? किसी भी चीज को एक्सचेंज करने का मीडियम बोला जा रहा है. राइट, नाउ मनी इज एन आइटम विच इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मनी क्या है, मनी एक तरह का आइटम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं. इन मॉडर्न इकोनॉमी मनी इज वर्क एज इंटरमीडियरी. ठीक है, अगर हम बात करें मॉडर्न इकोनॉमिक की, तो जो मनी है वो कैसे वर्क करता है या कैसे एक्ट करता है, मनी एक्ट करता है एक तरह से इंटरमीडिएट की तरह. ठीक है, इंटरमीडिएट की तरह कैसे वर्क करता है, जैसे कि मान के चलिए मैं हूँ, मुझे कुछ चीज चाहिए. ठीक है, मैं हूँ और मुझे जिससे चीज चाहिए, ठीक है, जहां से भी मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, वो और मैं, और हम दोनों के बीच का जो काम कर रहा है, जो मुझे चीज लेनी है, वो मैं किसके थ्रू ले सकती हूँ, पैसे के थ्रू, मनी के थ्रू. ठीक है, और सामने वाला मुझे वो कब देगा वो प्रोडक्ट, जब मैं उसको मनी दूंगी. ठीक है, तो देखा जाए तो आपको समझ में आ रहा है कैसे मनी ने हम दोनों के बीच में इंटरमीडिएट की तरह काम किया. आई थिंक समझ में आया होगा आपको. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड एंड सर्विस. जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो आपका मनी है वो कैसे काम करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है. किसके लिए? गुड्स एंड सर्विस, दोनों में से कुछ भी. ठीक है, जैसे कि मैं गुड्स की बात करूँ तो आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, कोई भी चीज खरीदे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, पैसे देते हो, आप खरीद के लेके आते हो. समझ में आया आपको ये? अगर मैं दूसरी बात करूँ सर्विस की, तो फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए कि आपने क्या करा, आपने है ना ऑटो में आप गए. ठीक है, आपको कहीं जाना था, आपने ऑटो को हायर किया. जो आपने ऑटो को हायर किया, आपने उसको पैसे दिए और उसने आपको क्या प्रोवाइड किया, उसने आपको सर्विस प्रोवाइड की. ठीक है, इसके अलावा मैं आपको सेकंड एग्जांपल दूं, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो आप वहाँ क्या करते हैं, आप वहाँ पैसे देते हैं एंड देन वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, समझ में आया आपको? ना इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या, इट इज ऑल्सो यूज फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट. ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ आपको कि ये आपके किसके लिए और काम आता है, कि अगर आपको कोई भी पेमेंट करनी है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये क्या काम आएगा, यहाँ ये आपका काम आएगा. इंट्रोडक्शन ऑफ मनी रिप्लेस दी बार्टर सिस्टम. एंड देन उसके बाद ये बताया गया है कि जैसे ही आपका मनी का इंट्रोडक्शन हुआ तो आपका बार्टर सिस्टम क्या हो गया, यहाँ खत्म हो गया. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बार्टर सिस्टम होता क्या है. ओके, आपने ये तो देखा कि मनी ने कैसे काम किया और मनी कैसे इंटरमीडिएट की तरह वर्क कर रहा है इन अ मॉडर्न इकोनॉमी में. नाउ अब ये बोला जा रहा है, जैसे कि मनी जब तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी तब उसके पहले कैसे काम चलता था. ठीक है, तो जब मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम करके एक सिस्टम था जिसके थ्रू हम गुड का या सर्विस का एक्सचेंज करते थे. ओके, अब मैं आपको ये बताऊंगी ये बार्टर सिस्टम होता क्या है. बार्टर सिस्टम में ऐसा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कि कोई भी कुछ, मतलब जो भी पीपल्स हैं वो क्या करते थे, उनके जो कैटल या फिर ग्रेन्स होते थे उन्हें कैसे यूज करते थे, उन्हें एज अ मनी यूज करते थे. ओके, फर्स्ट पॉइंट तो उसका ये हो गया.
बार्टर सिस्टम में क्या करते थे लोग, बार्टर सिस्टम के अंदर लोग बाग ग्रेन्स एंड केटल को कैसे यूज करते थे, एज अ मनी यूज करते थे। फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज ये बोली जा रही है, जब भी उन्हें कोई भी एक्सचेंज करना होता था या उन्हें कोई चीज खरीदनी होती थी, जैसे कि हमें आज कोई चीज खरीदनी है तो हम क्या करते हैं, हम पैसे दे के खरीद लेते हैं, ठीक है। बट उस टाइम तक तो मनी का कोई इन्वेंशन हुआ ही नहीं था। तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मेरे पास एप्पल है, ओके, एंड सामने वाले के पास शूज है, ठीक है। अगर मुझे शूज चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और सामने वाले को एप्पल चाहिए तो मैं अपने एप्पल उसको दे दूंगी और वो शूज मुझे दे देगा, ठीक है। आया आपको समझ में? तो ये क्या होगा, बट इसके लिए क्या है कि उसको भी नीड होनी चाहिए जो चीज मेरे पास है उसकी, एंड मुझे भी उस चीज की नीड होनी चाहिए जो उसके पास है, ठीक है। तो हम यहाँ गुड के बदले गुड्स देते हैं या फिर गुड्स के बदले सर्विस देते हैं, ये हमारा बार्टर सिस्टम होता है। बट अब क्या हुआ, बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। तो हम वो देखते हैं कि वो कौन कौन से डिसएडवांटेजेस थे आपके। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया था बार्टर सिस्टम के बारे में, हम प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं। बार्टर सिस्टम वाज यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, जो बार्टर सिस्टम था वो एंशिएंट टाइम में हमारा यूज होता था, किस लिए यूज होता था, एक्सचेंज ऑफ गुड के थ्रू यूज होता था। नाउ इट वाज सिस्टम वेयर वन कमोडिटी प्रोडक्ट और गुड्स वॉज एक्सचेंज फॉर अनदर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पिक में देख रहे हो, यहाँ जो मैंने इमेजेस लगाई उसमें देख रहे हैं आप कि कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, कि इनके पास कोई भी कमोडिटी या प्रोडक्ट से या गुड है, वो दूसरी अनदर कमोडिटी या गुड या प्रोडक्ट से वो एक्सचेंज कर रहा है, या फिर किसी चीज के बदले वो कोई दूसरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये हमारा बार्टर सिस्टम था। नाउ अब इसमें क्या थी, इसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? फर्स्ट जो थी, जो सबसे बड़ी लिमिटेशन थी इसकी, ये हम बोल सकते हैं डिसएडवांटेजेस था, वो था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास शूज हैं, सामने वाले के पास एप्पल है, तो अगर मुझे एप्पल की नीड है और उसको शूज की नीड है, तभी हम दोनों के बीच में एक्सचेंज हो सकता था, अदरवाइज नहीं हो सकता था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एप्पल या फ्रूट्स की तो हमेशा सबको नीड होती है, ठीक है, लेकिन शूज जो है उनकी हमें डेली नीड नहीं होती है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता था कि प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, ओके। पहली चीज तो ये हो गई आपकी। नाउ अब दूसरी चीज क्या होती थी आपकी, कॉम्प्लेक्स एंड टाइम कंज्यूमिंग था। कॉम्प्लेक्स कैसा था? ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान के चलो आपके पास एप्पल है एंड दूसरे वाले के पास फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए क्लॉथ चाहिए, तो क्लॉथ है, ठीक है। अब मान के चलिए कि उसको तो एप्पल की नीड है लेकिन आपको क्लॉथ की नीड नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ उसको फिर कोई दूसरा ऐसा इंसान देखना पड़ेगा, कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति देखना पड़ेगा जिसके अंदर वो क्या कर सके, वो जिसको क्लॉथ की नीड हो और उसको एप्पल की नीड हो, तो वो क्या कर सके, वो उसको एक्सचेंज कर सके, ठीक है। तो देखा जाता है ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि एक तो सर्च करना पड़ रहा है जिसके कारण टाइम आपका क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू फॉर गुड, और यहाँ जो थर्ड आपका लिमिटेशन था वो यहाँ ये था कि जो आपकी गुड की वैल्यू है उसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं थी उस टाइम तक, ठीक है। जैसे कि अगर हमें आज पता है कि अगर हमें मनी का है, तो हमें यहाँ डबल कोइंसिडेंस का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस था वो मनी ने यहाँ क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। कैसे रिमूव कर दिया कि अब तो सब जो भी चीज खरीदी जाती है वो पैसों से खरीदी जाती है, ठीक है। आपके पास पैसे हैं तो आपको क्लॉथ चाहिए, क्लॉथ जाके ले आओ, आपको शूज चाहिए, शूज जाके ले आओ, या कोई भी आपको डेली आइटम का कोई भी सामान चाहिए, आप जाके डायरेक्टली जाते हो, आप पैसे देते हो और लेके आ जाते हो, ठीक है। और हर चीज की एक वैल्यू फिक्स की गई है, ठीक है। तो जो हर चीज की वैल्यू फिक्स की गई है वो क्या एक तरह से एक्सप्रेशन है किसका, गुड की वैल्यू का। जो भी गुड्स है या जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए वो हमने एक तरह से क्या करके रखी है, फिक्स करके रखी है, जिसके कारण आपको ना आपका टाइम बोलना चाहिए एक तरह से कंज्यूम होता है और ना ही वो कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको पता है शूज लेने जाने हैं तो आप शूज की शॉप पे जाओगे एंड देन आप उसको पैसे दोगे और वो आपको क्या कर देगा, शूज दे देगा, ओके ना। समझ में आया आपको लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम? नाउ अब हम देखेंगे कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। हमने ये तो देख लिया कि मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, मनी इंट्रोड्यूस हुई, तो हमारा जो बार्टर सिस्टम था वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया। और जो हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस वांट की, वो भी क्या हो गई, आपकी खत्म हो गई। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि कौन कौन से फॉर्म है हमारे मनी के मॉडर्न इकोनॉमी में, ओके। जो कि जिसकी फर्स्ट बोला जा रहा है, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ
कॉइन्स अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट वाज यूज्ड एज मनी। जैसे कि हम देख ही चुके हैं, जब हमारा बाटर सिस्टम था तब हमारे यहाँ क्या होता था, जब तक हमारा कॉइन का इन्वेंशन नहीं हुआ था तब तक हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कैसे यूज करते थे, एज अ मनी यूज करते थे। ओके, नाउ सेकंड बोला जा रहा है सच एज मनी यूज ग्रेन एंड कैटल एज मनी। जो कि इंडियंस थे वो ग्रेन्स या फिर कैटल जो होती है उनको कैसे यूज करते थे, एज अ मनी यूज करते थे। देयर आफ्टर कैम द यूज ऑफ मेटेलिक कॉइन, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। उसके बाद के जो आपका पीरियड आया उसमें क्या हुआ, आपका मेटेलिक कॉइन्स का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, जैसे कि गोल्ड हो गया, फिर सिल्वर हो गया, फिर कॉपर हो गया। बट देखा जाए जो गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर जो आपके कॉइन्स है उनको बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है, उनकी एक फेस वैल्यू है। तो एंड इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, उस गोल्ड या सिल्वर से कुछ और चीजें भी तो बना सकते हैं ना, जैसे ऑर्नामेंट से हम वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें चली। देन उसके बाद इंट्रोड्यूस दी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। इसके बाद आपका क्या मतलब क्या इंट्रोड्यूस हुआ, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, कौन कौन से फॉर्म इंट्रोड्यूस हुए, सबसे पहले करेंसी आपके इंट्रोड्यूस हुई। ओके, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एक तरह से आपका एवोल्यूशन पढ़ रहा है मनी का। ठीक है, कैसे, जैसे कि पहले आपका है ना बाटर सिस्टम चलता था तो हम ऑब्जेक्ट को एज अ मनी यूज करते थे, जैसे कि ग्रेन एंड कैटल्स हो गए। इसके बाद हमने देखा कि आपका राजा महाराजा का जो टाइम आया था उस टाइम पे वो लोग क्या यूज करते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर को एज अ मनी यूज करते थे। एंड देन हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आया, जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो आपकी करेंसी है। करेंसी के अंदर क्या आता है, आपके पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आते हैं। ओके, जो पेपर नोट्स होते हैं उनकी एक तरह से देखा जाए तो कोई फेस वैल्यू नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलिए अभी कुछ टाइम पहले आपका 500 का नोट क्या हो गया था, बंद कर दिया गया था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब। ठीक है, तो अब जो अगर आपके पास वो 500 का नोट रखा है तो उसकी कोई वैल्यू है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो एक सिर्फ कागज का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हम अब जैसे कि हमने गोल्ड की बात किया, अगर भले ही गोल्ड आपका जो कॉइन है भले ही उसका है ना वो अब चलना बंद भी हो जाए, लेकिन उस गोल्ड से आप क्या कर सकते हो, कोई ऑर्नामेंट बनवा सकते हो या कोई भी चीज बनवा सकते हो। ठीक है, बट उस पेपर नोट की कोई वैल्यू नहीं होगी। फिर उसके बाद जो सेकंड आपका आया डिपॉजिट विथ बैंक। ओके, डिपॉजिट विथ बैंक क्या होता है कि बैंक के अंदर ये भी एक तरह से आपका फॉर्म ऑफ मनी होता है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा इनकम होती है आप क्या करते हो, बैंक के अंदर जाकर डिपॉजिट कर देते हो। नाउ जो थर्ड है आपका चेक। चेक इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मनी। आप इसके अंदर क्या करते हैं, अपन इसके अंदर एक्चुअली में जैसे कि चेक जो होता है आपका एक तरह से आपको किसी को मनी ट्रांसफर करनी हो या किसी को पैसे देने हो तो आप बाय चेक दे सकते हो, या फिर आपको निकालना हो, किसी ने आपको दिया तो भी आप बाय चेक उसको निकाल सकते हो। जैसे किसी ने आपको दिया एंड देन आपने क्या किया, उसको बैंक में जाके डिपॉजिट किया एंड देन बैंक आपके अकाउंट में क्या कर देगी, मनी को ट्रांसफर कर देगी। इसके बाद जो थर्ड है आपका, जो कि अभी सबसे ज्यादा हम बोलना चाहिए चल रहा है, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी। क्या, जैसे कि पेटीएम, फोन पे, गूगल पे एसेट्रा, क्योंकि आजकल लोग इसके बिना काम ही नहीं करते, है ना, राइट। आजकल जहां भी देखा जाए वहां यही यूज होता है आपका। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी जो है वो आजकल सबसे ज्यादा आपका क्या है, यूज में आ रहे हैं। एंड देन जो आपका फोर्थ है प्लास्टिक कार्ड। प्लास्टिक कार्ड में आपके डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स होंगे, जो कि आज के टाइम पे जैसे कि आपका पेटीएम एंड गूगल पे ये सब जितने इंपॉर्टेंट है वैसे ही आपका डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इंपॉर्टेंट है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा ना। अब हम वन बाय वन करके इनकी डेफिनेशन देखते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले वाले की, जो आपका है करेंसी। करेंसी के बारे में अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूडिंग करेंसी ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, जो करेंसी आपका वो क्या है, एक तरह का मॉडर्न फॉर्म है मनी का, जो क्या इंक्लूड कर रही है, करेंसी ऑफ पेपर, जो पेपर है उसकी करेंसी की, एंड कॉइन का। इसके बाद बोला जा रहा है ऑल दो मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन। अगर जो भी आपकी मॉडर्न करेंसी है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था 500 नोट्स का, ठीक है, अगर जब तक वो लीगलाइज है तब तक ही उसकी कोई वैल्यू है, अदरवाइज उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि 500 का नोट अगर आपका चलना बंद हो गया तो वो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक पेपर होगा, ना कि उसकी कोई खुद की वैल्यू है। Now next point is after that also it is accept as a medium of exchange। इसके अलावा जैसे कि कहीं भी आप जाते हैं, अगर आपका कोई भी कॉइन है या फिर हम बोल सकते हैं आपका नोट है, ओके, जो कि लीगलाइज है, जो कि गवर्नमेंट ने आपको ऑथराइज करके दिया है उसे, आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हो एज अ एक्सचेंज, या किसी भी चीज को खरीदने के लिए या शॉपिंग करने के लिए आप उसको यूज कर सकते हो, और कोई भी उसको लेने से मना नहीं कर सकता। गॉट इट? बिकॉज द करेंसी इज ऑथोराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वो करेंसी है
उसको किसने ऑथोराइज किया? उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथोराइज किया। Now in India, the RBI, Reserve Bank of India, issues currency note on the behalf of the central government. ओके यहाँ क्या बोला जा रहा है? ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के है ना बस करेंसी नोट छापने तो छाप दिए, प्रिंट कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कौन करता है ये? जो इसका मतलब बोलना चाहिए, इसका जो मेन मतलब जो प्रिंट करता है वो कौन, जो इशू करता है वो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरबीआई। ठीक है, एंड देन ये किसके बिहाफ में करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में करता है, और उसके पीछे भी कुछ कंडीशंस होती है, उसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है। ओके, बट आपको इतना डीप में है नहीं। इन इंडिया नो इंडिविजुअल कैन लीगली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रुपीज इशूड बाय द आरबीआई। क्या बोला जा रहा है यहाँ? इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा जना नहीं है जो कि लीगली, मतलब जो कि अगर गवर्नमेंट ने किसी भी रुपी को निकाला है लीगली, उसको एक्सेप्ट किया है, तो वो कोई उसको क्या कर सके? रिफ्यूज कर सके। ठीक है, अगर वो ऐसा होता है तो वो इलीगल काम कर रहा है। ठीक है ना, आपको समझ में आया करेंसी क्या होता है? जो सेकंड है आपका इसका, वो है डिपॉजिट विथ बैंक। डिपॉजिट विथ बैंक, डिपॉजिट्स विथ बैंक क्या होता है आपका? डिपॉजिट विथ बैंक आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मनी। इसको भी हमने क्या बोला? एक तरह से फॉर्म ऑफ मनी बोला है। नाउ पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा कैश विद द बैंक बाय ओपनिंग अ अकाउंट, बैंक अकाउंट। ओके, क्या किया जाता है यहाँ क्या किया जाता है? मान के चलिए आपके पास जो भी सैलरी एंड ऑल है, तो आप क्या करते हो? जितना आपको खर्च करना है, आपने अपना पूरा शेड्यूल बना के रखा है। ठीक है, पूरा एक्सपेंसेस एंड ऑल सब कुछ करके रखे। उसके बाद आपको लगता है आपके पास कोई एक्स्ट्रा मनी है, तो आप क्या करते हो? उसको अपना अकाउंट खुलवा लेते हो। ठीक है, खुद के नाम पे एक अकाउंट ओपन करवा लेते हो आप बैंक के अंदर, एंड देन उसके अंदर आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम है आप उसको क्या कर देते हो? वहां जाके आप डिपॉजिट कर देते हो। बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे एन अमाउंट एज इंटरेस्ट ऑन इट। ओके, क्या बोला जा रहा है यहाँ? जो कि आपने डिपॉजिट, आपने वहां बैंक में जाके जो डिपॉजिट किया है, बैंक क्या करता है? उसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के साथ साथ वो कुछ इंटरेस्ट भी पे करता है उस अमाउंट के ऊपर। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए कितना बेनिफिट है ये? क्या क्या? एक तो आपका जो मनी है वो सेफ हो गई, दूसरी चीज आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, आप कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न भी कर पा रहे हो उसके तरीके से। इन दिस वे पीपल मनी सेव एंड अर्न एक्स्ट्रा मनी। नाउ जैसे कि जो मैंने बताया था वो यहाँ लिखा गया। इस वे में जो लोग हैं वो मनी को सेफ रख सकते हैं और एक्स्ट्रा मनी भी क्या कर सकते हैं? अर्न कर सकते हैं। पीपल विदड्रॉ द मनी एज एंड व्हेन दे रिक्वायर्ड। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डिपॉजिट कर दिया तो आप निकाल नहीं सकते। आप डिपेंड करता है, आपको जब नीड है या आपको लगता है कि आपको जरूरत है, आप क्या कर सकते हो? आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। सिंस द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिपॉजिट आर ऑल्सो कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी लोगों को जरूरत होती है, ओके, जब उनकी डिमांड होती है, जब उनको जरूरत है, तब वो क्या कर सकते हैं? उसको विड्रॉल कर सकते हैं उनके डिपॉजिट को। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं, कि जो आपकी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करा? मनी को निकाल दिया। नाउ इसका जो थर्ड फॉर्म है वो हम देखते हैं, चेक। द फैसिलिटी ऑफ पेमेंट थ्रू अ चेक इज ऑल्सो प्रोवाइड बाय द बैंक टू देयर कस्टमर। जैसे कि हमने यहाँ देखा था आपका डिपॉजिट विथ बैंक, ये जो बैंक है वही आपको चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? ये फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड की जाती है? ये एक तरह की फैसिलिटी है किसकी? पेमेंट की, जो कि हम चेक के थ्रू करते हैं, जो प्रोवाइड करता है बैंक किसको? अपने कस्टमर को। ओके, चेक वर्क एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट विच इज मेड बाय द पेपर। जो चेक है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। किस चीज का इंस्ट्रूमेंट है? पेमेंट करने का, जो कि किससे बना हुआ होता है? पेपर से बना हुआ था, जैसे कि आपको ये इमेज दिख रही होगी। ठीक है, तो चेक वर्क करता है एज अ इंस्ट्रूमेंट, किसके लिए? पेमेंट के लिए, जो कि पेपर से बना हुआ होता है। अ पर्सन कैन डायरेक्टली ट्रांसफर मनी टू अनदर पर्सन थ्रू चेक रेदर देन इन कैश। अगर कोई भी पर्सन होता है वो क्या कर सकता है? डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता है मनी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अकाउंट में, किसके थ्रू? चेक के थ्रू, ना कि उसको कैश देने की नीड है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास घर में चेक नहीं, आपके पास घर में कैश नहीं है, आपके पास एक चेक बुक रखी हुई है आपकी, और आपको किसी को पैसे देने हैं, तो आप क्या करोगे? आपको मनी ट्रांसफर करनी है, तो आप क्या करोगे? नॉर्मली चेक साइन करके दे दोगे इसको कि इतना, मान के जो 30,000 का देना है, 32,000 का आपने चेक भरा और आपने उसको दे दिया। तो आपको वहां बैंक जाके निकाल के फिर देने की नीड नहीं है, ये फैसिलिटी बैंक ने प्रोवाइड की है। गॉट इट बच्चा? नाउ अब जो इसका ये तो आपके क्या थे? एक तरह से ये आपके सारे फॉर्म थे, किसके? मनी के फॉर्म थे मॉडर्न टाइम के। इसके अलावा हमने एक और देखा था आपका इलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसके अंदर पेटीएम
और आपका गूगल पे एंड ऑल होता है, जो वो भी क्या होता है एक तरह से वो भी आपके जो आपका बैंक अकाउंट होता है उससे लिंक्ड रहता है। उसके लिंक्ड रहने के बाद आपका मोबाइल नंबर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर मनी को ईजिली कर सकते हो। इसके अलावा हमने देखा था प्लास्टिक कार्ड भी आपका बैंक से ही लिंक्ड रहता है एंड देन आप उसको स्वैप करके कभी भी उससे भी आप मनी को यूज कर सकते हो। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नाउ जो सेकंड टॉपिक है आपके बुक का वो है लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये लोन एक्टिविटीज क्या होती है बैंक की। जैसे कि हमने देखा था कि हम पढ़ने किसके बारे में पढ़ने वाले थे, मनी एंड क्रेडिट। तो मनी के बारे में तो हमने देखा, अब जो लोन है वो कहीं ना कहीं क्रेडिट से लिंक कर रहा है। ठीक है, तो हम वो पढ़ेंगे। तो बैंक वर्क एज मीडिएटर बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बोरोअर्स। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जो बैंक है वो भी एक तरह का मीडिएटर है। किसके बीच में, जो डिपॉजिटर है, मतलब कि जो पैसे जमा करते हैं उनके बीच में, और बोरोअर्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है आपका, जो बैंक है आपका वो वर्क कर रहा है एज अ मीडिएटर किसके बीच में, आपके डिपॉजिटर एंड बोरोअर्स के बीच में। नाउ आपका जो सेकंड पॉइंट है वो बोला जा रहा है मेन फंक्शन ऑफ द बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एक्सटेंड लोन। जो मेन फंक्शन है बैंक का वो क्या है, एक तो वो जो भी डिपॉजिटर होते हैं वो क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, मनी को उसके अंदर जमा करते हैं एंड देन जो बैंक होता है उसको कैसे यूज करता है, उसको एज अ लोन यूज करता है, जिसको जरूरत होती है उसको वो प्रोवाइड करता है, एक्सटेंड करता है उसे। ठीक है, बैंक्स होल्ड ओनली अ स्मॉल portion about 50% of their cash deposit as a cash with themselves। अब क्या करता है, जो बैंक होता है वो मान के चलिए उसके पास जितना भी पैसा आया है, ठीक है, उस टोटल का मतलब हम अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 15% वो कैश अपने पास रखता है, बाकी का वो क्या कर देता है, एज अ लोन दे देता है। दिस हेल्प टू पे द डिपॉजिटर हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक टू एनी गिवन डे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर वो पूरे के पूरे पैसे लोन दे देगा, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है और आपको कभी नीड पड़ी, ठीक है, आपको कभी रिक्वायरमेंट हुई इस चीज की, और अगर आप पैसे निकालने गए वहां और बैंक के पास तो पैसे ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने सारे पैसे क्या कर दिए हैं, लोन में दे दिए हैं। इसलिए बैंक क्या करता है, अपने पास कुछ जो अमाउंट होता है वो सेव करके रखता है कि कभी किसी भी डिपॉजिटर को जमा मतलब रिक्वायरमेंट हो तो वो क्या कर सके, उसको दे सके। बैंक यूजेस मेजर पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट टू प्रोवाइड लोन्स। और बैंक का दूसरा काम क्या होता है, वो क्या करता है, जो मेजर पोर्शन है उसका, जो भी पैसे उसके पास आए उसको वो कैसे प्रोवाइड करता है, एज अ लोन करता है। ऐसा क्यों करता है वो हम देखते हैं। बैंक चार्ज अ हायर रेट इंटरेस्ट रेट ऑन लोन दैट व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। वो क्या करता है, जैसे कि जिसने पैसा जमा किया या डिपॉजिट किया, जिसपे वो उस पे जो जितना इंटरेस्ट देता है उससे ज्यादा वो लोन पे इंटरेस्ट लेता है। ओके, क्या करता है वो, बैंक चार्ज करता है हायर इंटरेस्ट रेट किसके ऊपर, लोन के ऊपर, जितना वो डिपॉजिट वालों को देता है ना रेट उससे ज्यादा। वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो ही मेन उसकी इनकम ऑफ सोर्स रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए वो डिपॉजिटर को 8% वो आपको क्या करता है, आपको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई उससे लोन लेने जाएगा तो वो कितना लेगा उससे, वो 12% लेगा। तो जो बाकी का बीच का जो 4% का डिफरेंस है वो उसकी क्या, वो उसकी मेन इनकम ऑफ सोर्स है बैंक की। समझ में आया आपको, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग मनी एंड द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट मनी इज द इनकम फॉर द बैंक। ओके, क्या बताया मैंने आपको, क्या है उसकी मेन जो इनकम ऑफ सोर्स क्या है बैंक का, जो भी पैसे लोग बाग जमा करते हैं उस पे जो वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो कम होता है। मान के चलिए 8% है, और जो लोन लेने आते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट उनको देना पड़ता है तो वो उसको ज्यादा देना पड़ता है। मान के चलिए 12%, तो 8 और 12 में कितना डिफरेंस है, 4% का। जो ये 4% है वो क्या है, वो मेन इनकम है किसकी, बैंक के। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। नाउ अब हम देखेंगे डिफाइन क्रेडिट। क्रेडिट होता क्या है एक्चुअली में। Credit is an agreement in which is created when a person gives money and good to the needy person with the promise of to repay that with some rate of interest। Credit क्या बोला जा रहा है, क्रेडिट एक तरह का एग्रीमेंट होता है। ओके, क्रेडिट क्या होता है आपका, क्रेडिट एक तरह का आपका एग्रीमेंट होता है जहां की जिसको पैसों की जरूरत होती है वहां उसको दे दिया जाता है और उससे प्रॉमिस किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो क्या कर देगा, उस पैसे को रीपे कर देगा, किसके साथ, कुछ इंटरेस्ट के साथ। ओके, समझ में आया आपको। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट एक तरह का एग्रीमेंट है। ओके, क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट इन विच इज क्रिएटेड व्हेन अ पर्सन गिव मनी।
जो क्या करता है, जो क्रिएट किया जाता है किसके थ्रू, पर्सन के थ्रू जो पैसे देता है। एंड गुड्स टू दी नीडी पर्सन, किसको देता है, जिसको नीड है। विद द प्रॉमिस, किसके साथ, प्रॉमिस के साथ। ऑफ टू रीपे, जो कि वो क्या कर सके, उसको वापस दोबारा पे कर सके, रीपे कर सके। दैट विद सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसके साथ, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ क्या बोला जा रहा है यहाँ, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन। यहाँ क्या है आपकी, क्रेडिट में भी दो सिचुएशन आती है। लेट्स सी कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज क्रेडिट एंड क्रेडिट एज एन एसेट। क्रेडिट एक तरह से क्या काम करता है, एज एसेट, एसेट की तरह काम करता है। कैसे करेंगे हम देखेंगे आगे जाके डीपली। एंड देन सेकंड जो है क्रेडिट कैसे काम करता है, एक आपका एक तरह से डेब्ट ट्रैप की तरह भी काम करता है। ओके तो हमने देखा दो सिचुएशन है। एक तो क्रेडिट एक तरह से हम देखा जाए तो वो एक एडवांटेजेस है, आपके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि वो आपके लिए क्या कर रहा है, एज अ एसेट काम कर रहा है। और एक तरह से अगर हम देखें ओके तो एक तरह से क्रेडिट क्या है आपका, डेब्ट ट्रैप है। मतलब कि एक तरह से हम बोल सकते हैं वो क्या है, आपके लिए अच्छा नहीं है। लेट्स सी किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि क्रेडिट आपके लिए एसेट है और किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि वो आपके लिए एक ट्रैप है, राइट मतलब कि जाल है। नाउ फर्स्ट देखा जा रहा है, फर्स्ट वन जो है हमारा क्रेडिट एंड एसेट। क्रेडिट एसेट क्यों है, in this situation a person borrow money from production activity with the promise to repay the loan at the end of the year when production work will be completed। इस सिचुएशन में क्या बोला जा रहा है, एक पर्सन था, उसने पैसे लिए, किसके लिए पैसे लिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए, मतलब कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। किस प्रॉमिस के साथ कि वो रिपे कर देगा जब भी उसका ईयर का एंड आएगा, ठीक है। जिसके कारण व्हेन प्रोडक्शन वर्क विल बी कंप्लीट, तो ईयर के एंड तक आते आते जो उसका प्रोडक्शन का वर्क है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ही शी मेक अ गुड प्रॉफिट फ्रॉम प्रोडक्शन एक्टिविटी एंड ही शी इज एबल टू पे द अमाउंट ऑफ लोन, ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, उसने जो पैसे लिए थे उससे उसने क्या किया, बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ, इवन उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, तो उसने उसमें से क्या कर दिया, लोन पे कर दिया। एंड देन बाकी का जो अमाउंट बचा था वो उसका क्या हो गया, उसका प्रॉफिट हो गया। तो एक तरह से उसका क्या हुआ, ये इंप्रूवमेंट हुआ। तो आपने देखा कैसे वो क्या किया, उसने वो जो पैसा लिया था, जो उसने क्रेडिट लिया था या जो लोन लिया था, वो क्या हो गया, एक तरह से उसका एसेट हो गया। एसेट का मतलब क्या होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सके, पैसा कमा सके एक तरह से, ठीक है। Therefore that person become better off than before, जिसके कारण क्या हुआ, जो उसकी हम बोल सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड था या उसकी लाइफ थी वो पहले से क्या हो गई, अच्छी हो गई, ठीक है, बेटर हो गई। ये तो हमने देखा कि जब ये कब हुआ, जब क्रेडिट आपका एसेट की तरह काम करता है। क्रेडिट आ डेब्ट ट्रैप, अगर क्रेडिट आपका डेब्ट ट्रैप बन जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। In the second situation, a person borrow money for production activity with the promise to repay the loan at the end of the year when production work will be completed। जैसे कि आपने देखा यहाँ तक का आपका सेम है, तो आप दोनों में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप एज इट इज लिख सकते हो। फर्स्ट सिचुएशन में भी क्या किया था, इंसान ने पैसों को बोरो किया था, किसके लिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी के साथ, किस प्रॉमिस के साथ कि वो एंड तक क्या कर देगा, उसको मतलब रीपे कर देगा जब उसका जो वर्क है प्रोडक्शन का वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी सेम उसने यही किया, बट यहाँ डिफरेंस क्या है, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर ही शी अनेबल टू रीपे द लोन ड्यू टू द लॉस इन प्रोडक्शन। ओके यहाँ क्या हुआ उसके साथ कि वो एट द एंड में वो उसको क्या नहीं कर पाया, उसको रीपे नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन था या फिर उसका जो बिजनेस था उसमें क्या हो गया, उसका लॉस हो गया। ओके इसमें हमने देखा था कि उसको प्रॉफिट हुआ था, इसलिए उसने क्या करा, वो उसको चुका पाया, ठीक है, रीपे कर पाया। लेकिन यहाँ उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। फॉर दिस टर्म, इस टर्म के अकॉर्डिंग या फिर इस टाइम पे या इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे, वो किस में आ गया, वो एक तरह की सिचुएशन में आ गया, या हम बोल सकते हैं एक तरह के जाल में फंस गया। किसके जाल में, कर्जे के जाल में, कि उसको क्या करना पड़ा, एक तो उसका जो पैसा लगा हुआ था वो तो गया ही, साथ के साथ में जो उसने लोन लिया था वो भी उसका चला गया, एंड देन उसको बाकी का जो लोन देना था उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो एक तरह के जाल में फंस गया। Therefore that person become worse off than before। गॉट इट। इसके अंदर क्या था, उसको प्रॉफिट हुआ था तो उसकी कंडीशन क्या हो गई थी, अच्छी हो गई थी। बट यहाँ जो पर्सन था उसको बहुत ज्यादा लॉस हो गया, तो यहाँ उसकी पर्सन जो उसकी कंडीशन है वो कैसी होगी, उसकी जो सिचुएशन है वो कैसी होगी, वर्स हो गई, ठीक है, पहले की कंपेरिजन में और ज्यादा खराब हो गई है। गॉट इट। समझ में आया आपको कि हमने क्रेडिट को एसेट का बोला, जब इंसान ने पैसा लिया एंड देन उसको रीपे कर दिया, उसको प्रॉफिट हुआ तो। और जब हमने इसको डेब्ट ट्रैप कब बोला, जबकि इंसान ने पैसा लिया बट वो उसको रीपे नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ लॉस। ओके नाउ
अब हम देखते हैं टर्म ऑफ क्रेडिट। अब क्रेडिट ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर क्या क्या टर्म आते हैं हमें वो भी तो देखने पड़ेंगे ना। जैसे कि अगर हम साइंस पढ़ते हैं तो साइंस के अंदर क्या क्या नए टर्म्स आते हैं तो हम वो याद करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हमें वो याद करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है इसके अंदर मेन आपके 4 टर्म का यूज होता है। फर्स्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट होता है, हम देखेंगे क्या होता है। देन कोलेटरल होता है जो कि हम सिक्योरिटी बोलते हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसके अलावा द मोड ऑफ रीपेमेंट भी होता है। ओके, इन सबको मिला के हमारा टर्म ऑफ क्रेडिट बनता है, या फिर हम बोल सकते हैं इन सब के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रेडिट ले पाते हैं या लोन ले पाते हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाई एन इंटरेस्ट रेट विद द बोरोअर मस्ट पे टू द लैंडर अलोंग विद द प्रिंसिपल। इसके अंदर क्या होता है, एक तरह से जो भी जितना भी अमाउंट आपको लेना था या आपने लोन लिया है वो तो आपको पे करना ही है, साथ के साथ में जो भी इंटरेस्ट है आपका वो भी उसके साथ में पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपने 10,000 रुपीज आपने लोन लिया, 10,000 रुपीज लोन लिया, उसके ऊपर आपको 10% क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, राइट। तो यहाँ क्या होगा, आपका 10,000 तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके ऊपर जो 10% आपका इंटरेस्ट आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 100 रुपीज आ रहा है तो वो आपको 100 रुपीज भी देना पड़ेगा। मतलब आपको टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, 10,000 तो देना है, बाकी का जो इंटरेस्ट आया वो भी आपको इंक्लूड करके देना पड़ेगा। गॉट इट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज कोलेटरल या फिर सिक्योरिटी। ये क्या होता है, एक तरह से आपका कोलेटरल या सिक्योरिटी क्या होती है, एक तरह से एसेट होती है जो कि बोरोर की खुद की होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपके पास कोई पैसा लेने आया, आप तो उसको इतने अच्छे से नहीं जानते ना, तो आप किसके भरोसे देंगे, आप कुछ सिक्योरिटी तो रखवाएंगे ना उससे कि भैया हाँ तुम्हारी ये है, अगर बाई चांस तुम पे नहीं कर पाए तो मैं उसको बेच के अपने जो पैसे उसको क्या कर सकता हूँ, वो फुलफिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें यहां बोला जा रहा है एन एसेट दैट द बोरोवर ओन सच एज लैंड बिल्डिंग एटसेट्रा एंड यूज दिस एज एन गारंटी टू अ लैंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। और ये जो होता है, ये जो गारंटी के तौर पे रखे जाते हैं ये एसेट, कब तक, जब तक कि उसका लोन क्या ना हो जाए, रीपे ना हो जाए। और एक बार जब उसका लोन रीपे हो जाता है तो उसको उसके एसेट्स क्या हो जाते हैं, वापस कर दिए जाते हैं, ठीक है। ये बैंक ऐसा क्यों करता है, बैंक इसलिए करता है कि लोग बाग फ्रॉड भी तो होते हैं ना, लोग बागों ने लोन ले लिया, लोन लेने के बाद क्या किया, उनको पे ही नहीं किया। जब पे नहीं करेंगे तो ऐसे तो बैंक क्या हो जाएगा, वो खुद ही ट्रैप में फंस जाएगा, ठीक है। उससे बचने के लिए वो ऐसा करते हैं। नाउ थर्ड वन इज डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि आप कभी भी बैंक का कुछ काम करने जाते हो, इवन अकाउंट खोलने जाते हो या फिर आप लोन लेने जाते हो, कहीं भी कुछ भी चीज करने जाते हो तो डॉक्यूमेंटेशन आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जैसे ही आप वहां क्रेडिट लेने गए तो आपको बोला जाएगा कि आप आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की आपकी फोटो एटसेट्रा जो भी चीजें होती है वो आपकी यहाँ लगती हैं, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है। हमने देखा तीनों चीजें, क्या क्या देखा, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कोलेटरल क्या होता है, एज वेल एज डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, साथ के साथ में मोड ऑफ रीपेमेंट। आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप रीपेमेंट कैसे करोगे, मतलब आपकी जॉब है या फिर आपका बिजनेस है, आप किसके थ्रू आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। अगर जैसे मान के चलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई करते हो या फिर आप है ना कोई चीज फाइनेंस करवाते हो तो उसके लिए सबसे पहले यही देखा जाता है कि आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है वो कैसा है आपका, ठीक है, आपके यहाँ कितने ट्रांजैक्शन होते हैं। इसके साथ साथ ये देखा जाता है कि आपके पास कितना पैसा आता है, क्या सैलरी आती है जिसके थ्रू आप उनको पे कर पाओगे। गॉट इट। इन सब चीजों को मिला के हम क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, इन सारी चीजों को मिला के। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। नाउ अब हमने क्रेडिट की बात कर ली, अब क्रेडिट की बात कर ली तो अब हमें ये देखना है सोर्स ऑफ क्रेडिट सेक्टर इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने टाइप के क्रेडिट सोर्स है, तो इसके अंदर हम देखेंगे हमारे यहाँ 2 टाइप के क्रेडिट सोर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज फॉर्मल सेक्टर, सेकंड इज इनफॉर्मल सेक्टर। वन बाय वन देखते हैं क्या होता है। इन दी फॉर्मल सेक्टर लोन फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव आर इंक्लूडेड। फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, जो आपको लोन लिया जाता है, ठीक है, आप जो लोन लेते हो आप किसके थ्रू लेते हो, बैंक या फिर कोऑपरेटिव के थ्रू लेते हो। ना इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं ये तो समझ में आ गया आपको, किसके थ्रू लेते हो, या तो बैंक होगा या कोऑपरेटिव सेक्टर होगा, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, एक तो वो जो आपको रेट देते हैं वो आपका कम होता है, ठीक है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सेकंड, इजी रीपेमेंट होती है, ठीक है, मतलब आपका हम बोल देना चाहिए एक तरह से आपका क्या बोलते हैं, किश्त बांधी जाती है, राइट, कि आपको हर मंथ इतने पैसे, ईएमआई एक तरह से हम बोल सकते हैं, ईएमआई बांधी जाती है कि आपको हर महीने इतना पैसा देना है, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड।
लेकिन इसके अंदर क्या जरूरत होती है, डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉर्मल सेक्टर इज सुपरवाइज्ड बाय द लीगल अथॉरिटीज, ठीक है। और साथ के साथ में ये बोला जा रहा है जो आपसे बैंक इंटरेस्ट रेट लेती है, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी ले लेगी, वो एक फिक्स किया जाता है, ठीक है। किसके थ्रू फिक्स किया जाता है, लीगल अथॉरिटी, जिसका नाम है आरबीआई, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देयर मेन मोटिव इज प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। बट इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है। सो इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है। ओके, नाउ आई थिंक यू गॉट इट। हमने देखा फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, हमें फॉर्मल सेक्टर में कहाँ कहाँ से लोन मिल सकता है, बैंक, कोऑपरेटिव, इन सब से। ना इसके फीचर्स हमने क्या क्या देखे थे, एक तो इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, इजी रिपेमेंट होता है और डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड होती है। साथ के साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है फॉर्मल सेक्टर का वो किसी लीगल अथॉरिटीज के द्वारा क्या किया जाता है, सुपरवाइज किया जाता है। मतलब कि जो वो बोलेंगे वही होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रख देंगे। और इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। ओके, मतलब जिसके थ्रू की जो कंट्री वो डेवलप हो सके। नाउ अब हम देखेंगे इसका सेकंड सेक्टर, दैट इज इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में क्या आता है आपका, लोन हम किस किस से ले सकते हैं, जो जमींदार होते हैं, मनी लेंडर, ट्रेडर्स, ठीक है। इसके अलावा एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, एसेट्रा। ओके, इसके अंदर हम बहुत सारे में से किसी से भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मनी लेंडर हो गया, या फिर आप देखते हो मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कुछ आप गिरवी रख दो एंड देन वो आपको पैसा दे देते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसमें वो रेट लेते हैं, इंटरेस्ट ऑफ रेट लेते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ओके, इसके अलावा एम्प्लॉयर्स, आपके साथ में काम करने वाला कोई है, आप उससे ले सकते हो, रिलेटिव से ले सकते हो, फ्रेंड से ले सकते हो। इसके क्या क्या फीचर्स है, इसके जो फीचर्स हैं, फर्स्ट है कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, हाई होता है। सेकेंड, रीपेमेंट की जो प्रोसीजर है इसके अंदर वो इजी नहीं है। जैसे कि हमने उसके अंदर देखा था कि आपका फिक्स कि आपको हर मंथ की 5 या 6 तारीख को आपका क्या जाना है, आपका एक ईएमआई जानी है, आपको पता है, जो कि आपकी जाएगी। बट यहाँ कोई फिक्स नहीं होता कि कैसा क्या है, कभी जो भी मन करेगा तब उस हिसाब से काम हो जाता है। इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसके अंदर रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होता है ना वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। डिपेंड करता है कि पर्सन को कितनी ज्यादा नीड है या कौन आपका कितनी ज्यादा पहचान का है, उसके अकॉर्डिंग वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, आपके ऊपर चार्ज करता है। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सुपरवाइजिंग लोन इन द इनफॉर्मल सेक्टर। और यहाँ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इसको क्या कर सके, सुपरवाइज कर सके, या फिर वो ये बोल सके कि आपको इतना ही क्या बोलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या करना है, चार्ज करना। देयर मेन मोटिव इज प्रॉफिट मेकिंग। इनका जो मेन मोटिव है वो क्या, प्रॉफिट मेकिंग है। गॉट इट ना। अब हम देखते हैं, ये हमारा पाई चार्ट है, जैसे कि आपकी बुक के अंदर गिवन है, जिसके अंदर हमने ये बताया किसके अंदर रूरल हाउस होल्ड के बारे में बताया हमने, किसने मतलब कितने परसेंट लोग कहाँ कहाँ से लोन लेना प्रेफर करते हैं। ओके, ये 2010 के अकॉर्डिंग है। इन दिस चार्ट वी कैन सी सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरिया आर मोस्टली डिपेंड ऑन प्रोफेशनल एंड एग्रीकल्चर मनी लैंडर इन द केस ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन। अगर हम इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन की बात करें तो इसके अंदर जो मैक्सिमम लोग हैं जो कि रूरल एरिया के अंदर है, वो किससे लेते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, वो मनी लैंडर के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। प्रोफेशनल या फिर एग्रीकल्चर मनी लैंडर के ऊपर डिपेंड होता है। दो टाइप के आपके मनी लेंडर होते हैं, एक ये जो कि प्रोफेशनल उनका काम ही होता है, ठीक है, और दूसरा एक एग्रीकल्चर मनी लेंडर होते हैं। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल। अब जिसके कारण क्या होता है, इनको जितना भी रेट लगाना होता है, इंटरेस्ट ऑफ रेट लगाना होता है, ये अपने अकॉर्डिंग लगा लेते हैं, जिसके कारण जो लोन लेने वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। इसलिए बोला जा रहा है जो डेवलपमेंट कंट्री है वहाँ ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपको चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी डेवलपमेंट कंट्री के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। गॉट इट नाउ। इसलिए गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए या गवर्नमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बेसिकली इन रूरल एरिया। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि हमने देखा कि कैसे जो मनी लेंडर एंड ऑल होते हैं वो कैसे है ना ज़्यादा रेट लेते हैं। तो फॉर दी डेवलपमेंट कंट्री के लिए ज़रूरी है चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट, क्रूशियल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए गवर्नमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर्मल सोर्स की, ठीक है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की। कहाँ, स्पेशली रूरल एरिया में। अर्बन एरिया में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। गॉट इट। हम ये भी देखेंगे अर्बन में भी प्रॉब्लम गई है, बट अभी हम यहाँ रूरल एरिया की बात कर रहे हैं।
समझ में आया होगा आपको। मैंने पाई चार्ट के अंदर आपको क्या बताया, ये देखा है हमने कि कितने सारे जन जो रूरल एरिया के अंदर है वो किसके ऊपर डिपेंड है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन के ऊपर क्या है वो डिपेंडेंट है। एंड देन और ये डेवलपमेंट कंट्री जो उसके लिए ये कंपलसरी है या फिर हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट कैसा होना चाहिए, चीप एंड अफोर्डेबल होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए या फिर हम बोल सकते हैं फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट की, कहाँ, स्पेशली इन रूरल एरिया ना। अब जैसे कि इसके अंदर हम देखें कि इस वाले पाई चार्ट के अंदर आपका क्या बताया जा रहा है, शो द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट फॉर द पीपल इन द अर्बन एरिया। ठीक है, हमने वहां रूरल एरिया की बात की थी, यहाँ अर्बन एरिया के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है वो बताया जा रहा है दोनों का। पीपल आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप फ्रॉम पुअर टू रिच। अब यहाँ हमने क्या किया, पीपल्स जो है उनको हमने 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। पुअर जो है 85% लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर इन द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के अंदर भी ये देखा गया है जो गरीब लोग हैं वो 85% लोन कहाँ से लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल की, उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता या कुछ लोगों के पास सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए जो दूसरा है रिच लोग हैं, ओनली 10% लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर। और जो रिच लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके पास रखने के लिए एक कोलेटरल भी होता है हम बोल सकते हैं, या फिर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन एंड सब कुछ प्रॉपर होते हैं, इसलिए वो लोग बहुत कम जने ऐसे होते हैं जो कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में देखते हैं। ठीक है, मतलब लोन लेते हैं वहां से। आज सिमिलरली पैटर्न इज ऑल्सो फाउंड इन रूरल एरिया, और रूरल एरिया के अंदर भी सेम यही पैटर्न क्या करा गया है, फाउंड हुआ है। तो इससे हमें क्या बताया जा रहा है, इससे हमें ये बताया जा रहा है कि कितना ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। गॉट इट? तो हमें ये देखना है कि हमें इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रिड्यूस करना चाहिए। इट इज नेसेसरी दैट बैंक एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लैंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया सो दैट द डिपेंडेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट रिड्यूस। यहाँ क्या करने के लिए बोल रहा है, फर्स्ट स्टेप उठाने के लिए बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट से क्या, कि बैंक और कोऑपरेटिव जो है वो इस एरिया के अंदर क्या कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। मतलब कि आपका वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए या फिर हम बोल सकते हैं बैंक एंड ऑल वहां खोल देना चाहिए, जिसके कारण जो डिपेंडेंसी है किसके ऊपर, इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। देन सेकेंडली बोला जा रहा है द फॉर्मल सेक्टर लोन नीड टू एक्सपांड, इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू एवरीवन रिसीव दिस लोन। एक तो उन्हें जो अपना सेक्टर है फॉर्मल सेक्टर को उसको इंक्रीज करने की जरूरत है, एक्सपांड करने की जरूरत है, साथ के साथ उन्हें इस चीज का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि उन्हें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए जिसके कारण जो लोन है वो सबको मिल सके। ठीक है, इतना ज्यादा मतलब डॉक्यूमेंटेशन एंड सिक्योरिटी का कुछ तो मतलब मिडिल का उन्हें रास्ता निकालना चाहिए जिसके थ्रू सब लोग क्या कर सके, उसको लोन को इजिली ले पाए। समझ में आया आपको? यहाँ ना अब बोला जा रहा है, इसके बाद आपका आ रहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर दी पुअर। ठीक है, ये भी एक तरह से लोन से रिगार्डिंग ही है, इसलिए उसके बाद का ये हमारा टॉपिक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है आपका, वेट, हाँ नाउ यहाँ क्या बोला जा रहा है आपका, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है और वो कैसे एक तरह से हम बोल सकते हैं डेवलप हुआ। ठीक है, पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। जैसे कि हमने देखा था जो गरीब लोग होते हैं वो आज भी, भले ही वो अर्बन एरिया हो भले ही वो आपका रूरल एरिया हो, वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर डिपेंड है। फैसिलिटी ऑफ बैंक आर नॉट अवेलेबल इन ऑल रूरल एरियाज। साथ के साथ में हमने ये भी देखा कि जो बैंक की फैसिलिटी है या बैंक सब जगह नहीं है, कुछ गांव ऐसे हैं या कुछ रूरल एरिया ऐसे हैं जहाँ की उनकी फैसिलिटी है ही नहीं। इवन इफ बैंक आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम बैंक इज मच मोर डिफिकल्ट। और अगर एक तो है ही नहीं, फैसिलिटी नहीं है बैंक की, अगर बैंक की फैसिलिटी है भी तो जो गरीब लोग हैं उनको वहां से लोन लेना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस बोला गया है। इट रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंट एंड कोलेटरल। ठीक है, इसके लिए उनको क्या जरूरत पड़ती है, एक तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए उनके पास, एज वेल एज उनके पास सिक्योरिटी के तौर पे भी कुछ एसेट्स होना चाहिए। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम पीपल क्रिएट SHG, मतलब कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस प्रॉब्लम से, इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए या ओवरकम होने के लिए लोगों ने क्या बनाया, लोगों ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। ये क्या होती है,
SHG are small group of people which promote small saving among their member। ये लोग क्या करते हैं, ये एक तरह का स्मॉल ग्रुप बना के रखते हैं पीपल का, ठीक है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, वो प्रमोट करते हैं किसको, स्मॉल सेविंग्स को, उनके मेंबर्स के बीच में, ठीक है, जस्ट लाइक अ किट्टी पार्टी। जैसे कि हम अगर अर्बन एरिया की बात करें तो जो लेडीज होती है वो किट्टी पार्टी करती है ना, वैसे ही वहाँ क्या करते हैं ये लोग, क्या करते हैं ये भी अपना एक तरह से छोटा सा ग्रुप बना के रखते हैं जिसके अंदर 15 से 20 जने होते हैं, और इनका एक फिक्स रहता है कि आपको हर हफ्ते, या कुछ जगह ऐसा होता है हफ्ते के अकॉर्डिंग होता है कि हफ्ते में आपको 100 रुपीज़ जमा करना है या 500 रुपीज़ करना है, या फिर वीकली के अलावा आपका डेज के अकॉर्डिंग भी होता है, इसके अकॉर्डिंग वो करते हैं। एंड देन जिसको जरूरत होती है उन पैसों की, उसको एक जने को दे दिया जाता है। गॉट इट। टिपिकली SHG has 15 to 20 member usually belonging to one neighborhood। और यहाँ क्या बोला जा रहा है, अगर हम एक SHG की बात करें टिपिकली, तो उसके अंदर 15 से 20 मेंबर होते हैं जो कि एक दूसरे को जानने वाले ही रहते हैं, मतलब आसपास वाले ही रहते हैं, आस पड़ोसी ही रहते हैं, ठीक है, हर किसी को वो नहीं देते ना। ओके, सो समझ में आया आपको कि कैसे 15 to 20 मेंबर्स का वो ग्रुप होता है, और यूजुअली वो एक दूसरे के जानने पहचानने वाले होते हैं जो कि एक मतलब रेगुलर टाइम में मिलते हैं और चीज़ों को, मतलब मनी को सेव करके रखते हैं और एक दूसरे की नीड में वो काम आते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है या क्या इसके एडवांटेजेस है। तो इसके अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो इसके एडवांटेजेस हैं आपके, इट हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लेक ऑफ कोलेटरल, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है आपका कि जो लेने वाला है, ठीक है, जो बोरोवर्स है उनके लिए क्या होता है, जो उनको प्रॉब्लम है, किसकी प्रॉब्लम है, कोलेटरल की, ये सिक्योरिटी के तौर पे आपको कुछ एसेट रखना होता है, वो उनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो लोग तो ऑलरेडी गरीब है ना, पुअर, उनके पास एसेट होता तो फिर बात ही क्या थी। इसके अलावा दूसरा क्या होता है, SHGs आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, ये जो है आपका एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक है, किस चीज का, ऑर्गेनाइजेशन का, कहाँ, रूरल पुअर के लिए। People can get timely loan for a variety of purposes at a reasonable rate of interest। और यहाँ लोगों को जो लोन मिलता है, जब उन्हें जरूरत होती है वहां मिल जाता है। ऐसा नहीं कि यहाँ इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा, बट यहाँ जो इंटरेस्ट ऑफ रेट रहता है वो क्या होता है, रीजनेबल होता है, मतलब कि आप जितना दे सको वही होता है। इट हेल्प वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ इंडिपेंडेंट। और साथ के साथ में ये क्या करता है, ये विमेन्स जो है, विमेन्स को क्या बनाता है, विमेन को ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ 15-20 जने विमेन है, इनने मिलके एक ग्रुप बनाया, और जब इन्हें कभी भी किसी चीज के लिए जरूरत है तो वो क्या कर सकती हैं, उसको पैसा ले सकती हैं, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहे तो बिजनेस बढ़ा सकते हैं, या फिर फैमिली में पैसों की जरूरत है या कभी भी किसी भी चीज की पैसों की उन्हें नीड है तो वो इसका यूज कर सकती है, ठीक है ना। अब बोला जा रहा है द रेगुलर मीटिंग ऑफ अ ग्रुप प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन अ वेरियस सोशल इशू सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। साथ के साथ में यहाँ ये भी बोला जा रहा है आपका कि एक तो आपका यहाँ है ना, आपकी जो क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, एक तो आपको वहाँ सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी के अलावा आपका क्या बोला जा रहा है कि आपका ये एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक बोला जा रहा है। साथ के साथ में यहाँ ये भी बोला जा रहा है आपका कि ये विमेन को क्या करता है, इंडिपेंडेंट बनाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट बनाने के साथ साथ यहाँ आपकी मीटिंग्स होती हैं एक वीकली के तौर पे या एक रेगुलर बेसिस के तौर पे, एंड देन जिसके अंदर आपका क्या होता है, वहां एक तरह से उन लोगों को प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके अंदर वो वेरियस टॉपिक के ऊपर क्या कर सके, डिस्कस कर सके। गॉट इट, कि जैसे कि हेल्थ का इशू क्या है, या फिर जो न्यूट्रिशन लेवल क्या होना चाहिए, या क्या प्रॉब्लम्स है, या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसके लिए क्या नए रूल्स एंड रेगुलेशन बने, कुछ भी, मतलब कोई भी सोशल इशू जो है उसके ऊपर क्या करते हैं, वो डिस्कस करते हैं, एंड देन उसको उनके बारे में उसको क्या होता है, उनको जानने का मौका मिलता है। गॉट इट, देखा हमने कि कितने सारे हमारे क्या थे, एडवांटेजेस थे इसके। नाउ ठीक है, ये तो आपका क्या था, प्रॉपर पूरा चैप्टर था जिसके अंदर हमने देख लिया मनी क्या होता है, पहले के जमाने में हमारा मनी क्या चलता था, मतलब बोल सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ मनी हमने प्रॉपर देख लिया, मॉडर्न फॉर्म देख लिए, क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट में भी आपके कौन से 2 सेक्टर होते हैं, एज वेल एज हमने साथ के साथ में हमने ये भी देख लिया कि SHG क्या होता है और उसके क्या एडवांटेजेस, ठीक है। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और सारे जो भी टॉपिक्स थे आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। इसके बाद भी आपको लगता है किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है या आपको क्लियर नहीं हुआ है, देन आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं डाउट सेशन लूंगी, ऑन दैट टाइम आई विल टेक केयर ऑफ इट
ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी इन सब चीजों का और मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर कमेंट माई वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन, जिसके थ्रू आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हमारी कौन सी वीडियो कब आने वाली। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से प्रिपरेशन करना, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।